आखिर जापान ऐसा कैसे कर लेता है? ये बात तो हम सब जानते हैं कि जापान एज अ कंट्री काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज एंड फास्ट लाइफस्टाइल में बिलीव करता है। एंड आई एम श्योर कि हम सभी ने कभी ना कभी यूट्यूब पे ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें जापान की ट्रेन से लेकर उनके टेक्नोलॉजी रिसर्च तक सब कुछ बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और जापान की यही स्पीड हमें उसके एनिमेशन शोज यानी एनिमेज में भी देखने को मिलती है। इंडियन एनिमे कम्युनिटी में ऑलमोस्ट हर एक एनिमे फैन को वीकली एनिमे एपिसोड्स के बारे में जरूर पता होगा। चाहे बात ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर की हो, चाहे बात वन पीस की हो, चाहे बात अटैक ऑन टाइटन की हो, या फिर चाहे बात किसी और ऑनगोइंग एनिमे सीरीज की हो। आखिर कोई भी स्टूडियो हर हफ्ते एक ऑनगोइंग एनिमे सीरीज के न्यू एपिसोड को रिलीज कैसे कर सकता है? आखिर जापानीज एनिमे प्रोडक्शन इतना तेज कैसे है कि वो हर हफ्ते न्यू एपिसोड्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं? आज आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पॉसिबिलिटीज के अराउंड क्रिएट किया है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड सेकंड पॉसिबिलिटी है स्पीड प्रोडक्शन इन लेस टाइम। एंड लेट मी टेल यू द ट्रूथ दैट दीज पॉइंट्स आर जस्ट पॉसिबिलिटीज। ऐसा हो सकता है कि रियलिटी इस वीडियो से बिल्कुल अलग हो, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जितना हो सकेगा मैं चीजों को उतना ज्यादा इंडस्ट्री एक्यूरेट बनाने की कोशिश करूंगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस राइड मैं आपका थोड़ा सा वक्त और लेना चाहूंगा टू थैंक यू। पहली बात तो ये कि अगर आप इस वीडियो को इसके अपलोड होने के 1 वीक के अंदर देख रहे हो देन आपको पता होगा कि ये थैंक यू किस लिए है। एंड मे बी अगर आप इस वीडियो को फ्यूचर यानी इसके अपलोड होने के 2 महीने या फिर 2 साल के बाद भी देख रहे हैं देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेट थी अगस्त 28, 2020 जब हिडन कैलिबर चैनल पे टोटल 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। आई नो कि इंडियन यूट्यूब स्पेस काफी तेजी से ऊपर जा रहा है एंड हो सकता है कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक 10,000 सब्सक्राइबर्स एक कॉमन चीज हो जाए। बट फॉर मी एज एन इंडिविजुअल आई जस्ट कांट इमेजिन कि 10,000 सब्सक्राइबर्स वो भी चैनल को बनाए 1 साल पूरा होने से पहले। आई मीन दिस इज सम क्रेजी सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस। लिटरली गाइस मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने इन वर्ड्स को किसी और दिन के लिए बचाते हुए एक बार फिर से आप सभी के अमेजिंग सपोर्ट के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ह्यूज रिस्पेक्ट एंड वेरी थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और अब इसी के साथ आई होप कि आप रेडी होंगे। बट जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, गेट रेडी गाइस, क्योंकि वीडियो की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि मैं आपको दोनों में से किसी भी पॉसिबिलिटी के बारे में बताऊं एंड आप उनके एग्जांपल्स को सुनकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने लगे, दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द जापानीज एनिमेशन स्टूडियोज। पहले अगर बात करें कि जापान में टोटल कितने एनिमे स्टूडियोज हैं देन आई थिंक कि इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आई मीन जरा इस लिस्ट को देखिए, A to Z हर एक अल्फाबेट से जापान में एक एनिमे स्टूडियो है। इस लिस्ट में ऑलमोस्ट इतने सारे एनिमे स्टूडियोज होने के बाद भी ये तो सिर्फ वो हैं जो कि इंडस्ट्री के वेल नोन ग्रुप्स में आते हैं। इनके अलावा बहुत से स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एसेट प्रोवाइडिंग स्टूडियोज जैसी चीजें तो इंक्लूडेड भी नहीं है। एक एक करके सबका नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे एनिमे स्टूडियोज के नाम बताता हूं जो कि वर्ल्ड एनिमे फैन कम्युनिटी के बीच वेरी फ्यू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे स्टूडियोज में से एक है। नंबर 1 पे है टोय एनिमेशंस जिसने ड्रैगन बॉल एंड वन पीस जैसे एनिमे शोज को बनाया है। फिर आता है स्टूडियो जिबली जिसने स्पिरिटेड अवे जैसी अमेजिंग मूवीज क्रिएट की है। अटैक ऑन टाइटन जैसे अमेजिंग एनिमे सीरीज को बनाने वाला विट स्टूडियो। मैड हाउस स्टूडियो जिसने हंटर जैसी अमेजिंग एनिमे को क्रिएट किया। एंड A1 पिक्चर्स जिन्होंने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एंड फेरी टेल जैसे मैजिकल शॉर्ट्स को क्रिएट किया है। और वैसे तो सिर्फ नाम बताने के अलावा इन स्टूडियोज के बारे में और भी बहुत कुछ है जिस पे बात की जा सकती है, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को किसी और दिन के लिए बचा के रखते हैं और चलते हैं पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे। तो पहले तो बात करते हैं पॉसिबिलिटी 1 जो की है प्रोडक्शन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये जो टर्म मैंने अभी बोली प्रोडक्शन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बहुत सारे एनिमे, मूवीज एंड इवन वेब सीरीज भी इसी एक टर्म के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आप इसे इस तरह से समझो कि अगर हम सिर्फ एक डिलीशियस फूड डिश की बात करें तो किसी भी हाई क्वालिटी डिश को बनाने के पीछे एक प्रोफेशनल शेफ, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड टाइम इन प्रिपरेशंस काफी ध्यान से चुना गया होता है। जब सिंपली एक डिश के ऊपर इतना ज्यादा टाइम एंड लेवल ऑफ स्किल्स को इन्वेस्ट किया जा सकता है देन यहाँ तो एक कंटेंट की बात हो रही है जो कि जनरेशंस टू जनरेशंस एग्जिस्ट करने वाला है एंड अपने ही फील्ड में कई सारे स्टैंडर्ड्स को चेंज करने वाला है। हम लोग एज एन ऑडियंस एक स्क्रीन पर जो एनिमे देखते हैं या फिर कोई भी मूवीज देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस मूवी या फिर उस एनिमे को उसी टाइम बनाया गया हो। स्क्रीन पर कंटेंट का आना सिर्फ एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। किसी भी एनिमे या फिर मूवी के हमारे स्क्रीन तक आने के पीछे एक पूरी की पूरी जर्नी रही है जहां बहुत सारे डिफरेंट पर्सन्स विद डिफरेंट एक्सपर्टीज इन देयर फील्ड्स किसी एक गोल को लेकर पैशनेट थे एंड उन्होंने मिलकर उस गोल को अचीव किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मांगा राइटर है जिन्होंने माई टेबल नाम की एक मांगा बनाई। सबसे पहले तो माई टेबल को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाने एंड उसके आर्ट स्टाइल को क्रिएट करने के लिए उसके खुद के राइटर ने एटलीस्ट कपल ऑफ इयर्स इन्वेस्ट किए होंगे। उसके बाद जब मांगा फाइनली बनकर तैयार हो गई तो किसी प्रोडक्शन हाउस ने माई टेबल को एनिमे एडेप्टेशन के लिए साइन भी कर लिया। मांगा स्टोरी राइट करने एंड उसके कंटेंट को क्रिएट करने में उसके राइटर को सालों लग गए, लेकिन अब इसके बाद जर्नी का सेकंड फेज तो अब शुरू होगा जब उसे एनिमे एडेप्टेशन दी जाएगी। प्रोडक्शन हाउस ने प्लान किया कि माई टेबल के फर्स्ट सीजन में 12 एपिसोड्स होंगे जिन्हें पूरा करने के लिए स्टूडियो ने वर्क शेड्यूल या फिर एक टाइम टेबल बनाया। किसी भी एनिमे स्टूडियो का वर्क शेड्यूल मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम अप टू 2 इयर्स तक जा सकता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि स्टूडियो एंड राइटर का विजन कैसा है। क्या वो एक ऐसा
ऐसा एनीमे बनाना चाहते हैं जिसे बनाने में 6 से 7 महीने लगे एंड उसकी क्वालिटी एवरेज हो, या फिर क्या वो एक ऐसा एनीमे बनाना चाहते हैं जो कि अपने ही जॉनरा के मास्टरपीसेस में ऐड हो पाए, जिसके लिए वो 2 साल भी देने को तैयार है। अब देखो, प्रोडक्शन हाउस ने माई टेबल के फर्स्ट सीजन पे काम करना शुरू कर दिया एंड मान लेते हैं कि उन्होंने 1 साल काम करने के बाद 12 एपिसोड्स बना डाले। अब क्योंकि स्टूडियो के पास फर्स्ट सीजन रेडी है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि माई टेबल एक अंडररेटेड मांगा थी जिसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है। तो सीरीज की हाइप जनरेट करने के लिए प्रोडक्शन स्टूडियो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग शुरू करेगा, जिसमें वीडियो एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया, बैनर और इसी तरह की चीजें होंगी, जिनमें माई टेबल का ट्रेलर एंड रिलीज डेट शामिल होगी। हाइप जनरेशन के बाद जब एक पार्ट ऑफ द ऑडियंस माई टेबल के बारे में जानने लगेंगे, देन अनाउंस की गई डेट पे उसके एपिसोड्स को वीकली बेसिस के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। अब क्योंकि वीकली बेसिस पे माई टेबल टेलीकास्ट हो रहा है, देन अब प्रोडक्शन हाउस और मार्केटिंग करेगा ताकि सीरीज की रीच और भी ज्यादा बढ़ सके। एंड इसी बीच प्रोडक्शन स्टूडियो ऑडियंस फीडबैक को भी एनालाइज करता जाएगा, जिसमें ऑडियंस की पसंद, उनकी नापसंद, सर्टेन सीन्स पे ऑडियंस का रिएक्शन, उनके फेवरेट कैरेक्टर्स एंड इसी तरह की दूसरी चीजें हो सकती हैं। सारी की सारी रिसर्च को एनालाइज करने के बाद अगर डाटा अपराइज की तरफ ज्यादा जा रहा होगा, देन प्रोडक्शन स्टूडियो फर्स्ट सीजन के ऑनगोइंग रहते हुए ही सेकंड सीजन पे पहले से ही काम शुरू कर देगा, जिसमें अगेन अराउंड 1 से 1.5 साल इन्वेस्ट होंगे और सेकंड सीजन के बन जाने के बाद उसके एपिसोड्स को भी वीकली बेसिस पे ही टेलीकास्ट कर दिया जाएगा। एंड अबाउट आवर सेकंड पॉसिबिलिटी, स्पीड प्रोडक्शन इन लेस टाइम। तो जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे एक परफेक्ट डिश को बनाने में किस तरह से टाइम इन्वेस्ट होता है, लेकिन सच बताऊं तो किसी प्रोफेशनल शेफ को एक डिश बनाने में टाइम नहीं लगता, बल्कि उस शेफ का ज्यादातर टाइम उस डिश के लिए बिल्कुल नई तरह की रेसिपी को सोचने में जाता है। और एक बार जब वो शेफ उस रेसिपी को क्रिएट एंड मास्टर कर लेता है, देन उसी रेसिपी के अकॉर्डिंग हर बार उस डिश को बनाना लेस टाइम टेकिंग होता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी में बताया, प्रोडक्शन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, जिसमें एक मांगा को एनिमे एडेप्टेशन देने के लिए कितनी ज्यादा रिसर्च, प्रिपरेशंस, मार्केटिंग एंड अदर एक्सपर्ट स्किल्स प्रोवाइड कराई गई थी। लेकिन जब एक बार प्रोडक्शन स्टूडियो को उस सीरीज के फैंस का डाटा मिला एंड उन्होंने उस पे काम किया, देन अब सीरीज के नेक्स्ट सीजन को बनाने में टाइम तो लगेगा। और इस बार भी ऐसा कोई मैजिक नहीं होगा कि बस कुछ ही दिनों में सेकंड सीजन बन जाएगा। लेकिन ऑफ कोर्स जितना टाइम सीजन 1 को बनाते वक्त उसकी रिसर्च में लगा था, इस बार उसी प्रीवियस डाटा को यूज करके सेकंड सीजन के प्रोडक्शन को तेज किया जा सकता है। एंड अगर ऑन एन एवरेज इन जनरल बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्शन स्टूडियो अराउंड 6 to 7 मंथ्स अपने वर्क शेड्यूल से आगे रहने की पूरी कोशिश करते हैं। और स्पीड प्रोडक्शन के वक्त एक स्टूडियो डबल वर्क शिफ्ट्स, फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट जैसी चीजों में भी बहुत डील करते हैं, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द एनिमेटर्स को ओवरवर्क करना पड़ता है। बट वो सारे आर्टिस्ट मिलकर जब एक साथ दिन रात काम करते हैं तो टाइम कम होते हुए भी प्रोडक्शन काफी जल्दी से हो पाता है। अब अगर आपको और भी ज्यादा क्लियर तरीके से समझना है तो आप ड्रैगन बॉल सुपर के टूर्नामेंट ऑफ पावर का एग्जांपल भी ले सकते हैं। शुरू में बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ड्रैगन बॉल सुपर के वो सारे अमेजिंग एपिसोड सिर्फ 1 हफ्ते के टाइम स्पेन में ही बनाए जाते हैं। और अगर कभी आप भी ऐसा ही सोचते थे या फिर आप स्टिल अभी भी ऐसा ही सोचते हैं, देन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जी नहीं, ऐसा नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि हर वीक एपिसोड को टेलीकास्ट करने के लिए स्टूडियो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर के शुरू होने से ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने पहले ही प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया होगा। एंड प्रोडक्शन एंड टेलीकास्ट के बीच में उस बचे हुए टाइम में वो एपिसोड को रीचेक करते होंगे एंड वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशंस पे ध्यान दे रहे होंगे। तो हमें इन दोनों पॉसिबिलिटीज से ये जानने को मिला कि या तो कोई स्टूडियो किसी एनिमे सीरीज पे काफी लॉन्ग टाइम से काम करता है, ऑडियंस के हिसाब से डाटा जमा करता है, जिसके बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एपिसोड्स के बन जाने के बाद उन्हें वीकली बेसिस पे रिलीज करता है, या फिर कोई स्टूडियो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा एफर्ट्स एंड प्रीवियस डाटा लगाकर स्पीड में प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से अगेन एपिसोड्स वीकली बेसिस पे ही रिलीज होते हैं। और अब ये बातें जानने के बाद ये तो मानना पड़ेगा कि भले ही पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो, लेकिन जापानीज एनिमे मेकर्स, जिनमें एनिमेटर से लेकर वॉइस ओवर आर्टिस्ट तक किसी की भी बात हो, सबके सब अपने अपने कामों में बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। एंड अपने काम को लेकर उनका यही डेडिकेशन हम सबके फेवरेट एनिमे एपिसोड्स को इतनी ज्यादा स्पीड से हम तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी के साथ वीडियो को रैप अप करने से पहले आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट फॉर यू। इस वीडियो में बताए इन्फॉर्मेशन को लेकर आपके जो भी ओपिनियंस हैं, जो भी विचार हैं, प्लीज आप उन्हें एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करना। हमेशा की तरह आप सभी के ओपिनियंस पढ़ने में मुझे भी मजा आएगा एंड आपके सिर्फ एक कमेंट करने से वीडियो की इन्फॉर्मेशन को एक पावरफुल रिस्पॉन्स मिलेगा, जो कि यूट्यूब सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसे और भी बहुत से लोगों तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। और अंत में एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच।